हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम का पता है, आप चाहें तो वहां जुड़ सकते हैं। प्रस्ताव हमने देख लिया था पिछली बार, मोशन जिसको कहते हैं, और हमने देखा था कि मोशन संसद की सारे कामकाज को और गतिविधियों को बढ़ाने का एक टूल है। मोशन का मतलब ही होता है गति देना, ठीक है। तो मोशन से आप इस तरह समझ लीजिए कि संसद के कामकाज को गति देने का एक उपकरण क्या है? मोशन है। उस गतिविधि को बढ़ाने का एक तरीका क्या है? मोशन है। हर चीज, संसद का कोई भी कामकाज मोशंस के जरिए आगे बढ़ता है। तो एक टूल है कि एक प्रस्ताव पास किया गया, प्रस्ताव लाया गया, उस पर चर्चा हुई, उस पर बातचीत चर्चा करने के बाद उस पर वोटिंग हुई। इस दौरान अगर अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, तो उसका भी एक प्रस्ताव लाया गया। तो अब मुझे एक प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है। एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि एक प्रस्ताव ले आया गया, मान लीजिए प्रस्ताव ले आया गया, ओरिजिनल प्रस्ताव है, ठीक है, और फिर इस प्रस्ताव में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव ले आया गया। इस प्रस्ताव में संशोधन के लिए एक और प्रस्ताव आया। तो ये जो संशोधन वाला प्रस्ताव है, इसको क्या कहेंगे और इस प्रस्ताव को क्या कहेंगे? है कोई बताने वाला जो पिछली क्लास में था और पिछली क्लास से उसको याद है कि इसको क्या क्या कहेंगे? ये प्रस्ताव जो पिछले प्रस्ताव पर डिपेंडेंट नहीं है, मूल प्रस्ताव है, इसके पहले कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है जिस पर ये डिपेंडेंट हो, इसको कहते हैं हम क्या? सब्सटैंटिव या फिर महत्वपूर्ण प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में जब संशोधन आया हुआ है, यह भी प्रस्ताव के जरिए ही आया है ना, इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों का संशोधन है, अगर उसके लिए भी एक प्रस्ताव आया हुआ है। अगर एक संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया है तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्सिडियरी, ठीक है, पूरक प्रस्ताव। और अगर कोई प्रस्ताव इस प्रस्ताव को बदल देने के लिए आया है कि भाई इस प्रस्ताव को रिप्लेस करके दूसरा प्रस्ताव लाया जा रहा है, रिप्लेस करके इसको हटा दिया गया, ए था पहले, एक बी प्रस्ताव ले आया गया और कहा गया कि भाई ए के बदले बी प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तो ए खत्म हो गया, रिप्लेस हो गया, यानी सब्स्टिट्यूट हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? स्थानापन्न प्रस्ताव। फिर हमने देखा था क्लोजर प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव, जिसको लिखा हुआ था आपकी किताब में कटौती प्रस्ताव। मैंने कहा था काट के उसको समापन प्रस्ताव कर लीजिएगा। भाई ऑलरेडी चर्चा चल रही है, अब उस चर्चा को खत्म करके वोटिंग कराने के लिए क्लोजर मोशन ले आते हैं या समापन प्रस्ताव ले आते हैं। साधारण समापन प्रस्ताव क्या कहते हैं? ये जो भी लोग नए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये रिवीजन चल रहा है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं। तो साधारण समापन प्रस्ताव क्या है? समापन प्रस्ताव भी 4 तरीके का है। समापन प्रस्ताव का मतलब क्या है? चर्चा चल रही है और अब इस चर्चा को खत्म करके वोटिंग करा लिया जाए प्रस्ताव पर, इसके लिए क्लोजर मोशन ले आया जाता है। यह भी 4 तरीके का हो सकता है। एक तो होता है साधारण समापन प्रस्ताव, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, सभी को बोलने का मौका मिल गया है, हर उपमंच पर बात हो चुकी है, प्रस्ताव से जुड़े हुए सारे बात डिस्कस हो चुके हैं, अब इस पर वोटिंग कराने के लिए प्रस्ताव ले आया गया है, समापन प्रस्ताव ले आया गया है। तो समापन प्रस्ताव अगर साधारण समापन है, इसका मतलब ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सबको मौका मिला है, ये मोस्ट डेमोक्रेटिक है। दूसरा होता है कंगारू समापन। मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए ABCDEFG इस तरह से क्लॉजेस हैं और हमने A
जो कि महत्वपूर्ण था, इस पर चर्चा करके वोटिंग करा लिया। डी चर्चा करके वोटिंग करा लिया। जी तो हम कंगारू की तरह कूद रहे हैं, इसको हमने मान लिया कि भाई उतना महत्वपूर्ण नहीं था, इस पर चर्चा वोटिंग की जरूरत नहीं थी, और मान लिया गया कि पारित हो गया। महत्वपूर्ण पर चर्चा वोटिंग करा ली गई। ठीक है, तो फिर इसको कहेंगे कंगारू समापन। घटकों में समापन का मैंने बताया था कि एक प्रकृति के जो भी क्लॉजेज हैं उसको एक कंपार्टमेंट में डाल दीजिए और उस पर चर्चा वोटिंग करा लीजिए। उसी तरीके से एक और कंपार्टमेंट बना लीजिए जिसमें एक प्रकृति के कुछ प्रोविजंस हैं, और कंपार्टमेंट वाइज ही इसको चर्चा करके वोटिंग करा लीजिए। तो इसको क्या कहेंगे? कौन सा क्लोजर मोशन होगा? घटकों में, कंपार्टमेंट्स में समापन। ठीक है, और एक गिलोटिन आप जानते ही हैं कि बिना चर्चा के ही या बहुत कम परसेंटेज उसके हिस्से पर चर्चा हुई हो तभी ले आए कि भाई वोटिंग कराइए पूरे पर, और मान लिया गया कि पास हो गया प्रस्ताव। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव हमेशा मंत्री के खिलाफ आता है। मंत्री विशेषाधिकार का हनन कब होगा? जब मंत्री सदन में कोई गलत सूचना दे, कोई ऐसी सूचना दे जो मिसलीडिंग हो, बरगलाने वाला हो, गलत तथ्यों पर आधारित हो, तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आएगा। प्रिविलेज मोशन जिसको कहते हैं, तो मंत्री के खिलाफ आता है। ठीक है, फिर स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव में मैंने कहा था कि आप अपनी किताब में ठीक कर लीजिएगा, वहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दिया गया है, जबकि ये केवल लोकसभा का टूल है। तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है स्थगन प्रस्ताव या फिर एडजर्नमेंट मोशन। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश होगा, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। कब लाया जाएगा? जब अविलंबनीय, मतलब जिसको विलंब नहीं किया जा सकता है, वैसे लोक महत्व का मामला हो और सदन में चर्चा के लिए, सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए ले आया जाता है। ठीक है, जिस भी टॉपिक पर लोक महत्व का कोई मामला है, मैंने उस दिन भी बताया था कि भाई एजेंडा तो रेगुलर बेसिस पर चल रहा है, लेकिन किसी दिन देश में कोई ऐसी घटना हो गई जिस पर तत्काल बात करने की जरूरत है, तो जो एजेंडा है, रेगुलर एजेंडा है, उसको स्थगित करना पड़ेगा। तो स्थगन प्रस्ताव इसी के लिए है कि भाई इसको स्थगित कीजिए, आज इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, और वो बहुत ज्यादा लोक महत्व का ऐसा मैटर है जिस पर विलंब नहीं किया जा सकता है, तुरंत उस पर चर्चा कराने की जरूरत है और वोटिंग कराने की जरूरत है। इसमें कम से कम 2.5 घंटे तक चर्चा चलती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप रेगुलर एजेंडे को या फिर रेगुलर रूटीन वर्क को स्थगित कीजिएगा, एडजर्न कीजिएगा संसद के, तो फिर इसके लिए जाहिर तौर पर कुछ शर्तें तो रहेंगी ही। जैसे एक शर्त हमने देख लिया कि 50 सदस्यों का कम से कम अनुसमर्थन इसमें जरूरी है। दूसरा, लोक महत्व का ही मुद्दा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा होना मस्ट है। तीसरा, किसी एक विशेष मुद्दे को ही उठाया जा सकता है, क्लब करके मुद्दों को नहीं उठाना है, या फिर कुछ ऐसा बड़ा नहीं उठाना है। जैसे हमने उठाया गरीबी का मुद्दा कि आज स्थगित कीजिए रेगुलर एजेंडे को, और हम बात किस पर करेंगे? हम बेरोजगारी पर बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कोई स्पेसिफिक मुद्दा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोक महत्व का है, उसी पर बात होगी। फिर ऐसे मुद्दे जिनमें सरकार की जिम्मेदारी बनती हो, उसी पर एडजर्नमेंट मोशन आएगा, क्योंकि सरकार से ही तो सवाल पूछना है। विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि विशेषाधिकार के लिए हमारे पास ऑलरेडी मोशन है, प्रिविलेज मोशन है। मतलब अगर कोई मंत्री गलत जानकारी दे दे, किसी प्रश्न में गलत जवाब दे दे, कोई मिसलीडिंग तथ्य बता दे, तो उसके लिए प्रिविलेज मोशन है। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि भाई आज सारा काम छोड़िए, स्थगित कीजिए सदन का, आज मंत्री साहब ने जो गलत बयान दिया है उसको हम साबित करके रहेंगे, उस पर चर्चा और वोटिंग करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए प्रिविलेज मोशन का सहारा लीजिए, इसका सहारा नहीं लेना है। न्यायालय के अधीन विषय नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी न्यायालय के अधीन ही है। जब तक उस पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, सब जुडिस है, तब उस पर बात नहीं कर सकते। इसी सत्र में जो विचार किए जा चुके हैं विषय, उस पर भी
स्थगन प्रस्ताव में विचार नहीं होगा और किसी अलग प्रस्ताव में उठाए गए विषय न हो, यह भी ध्यान रखना है। अब आ जाइए अविश्वास प्रस्ताव, जिस पर आज हम लोग को बातचीत करनी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। पहली चीज जो दिमाग में बना लेनी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन कुछ समय के पहले चर्चा में भी था और लाया भी गया था, इसलिए आगे की 1-2 साल की परीक्षा में कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई सवाल बन सकता है, इसलिए इसको ठीक से आपको पढ़ना होगा। सबसे पहली बात कि नो कॉन्फिडेंस मोशन संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में कहीं भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र नहीं है। तो सवाल है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र नहीं है संविधान में, तो फिर संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आकर सरकार कैसे गिर जाती है? अच्छा, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए और सरकार गिर जाती है, तो इसे किस सदन में आना चाहिए? इस प्रस्ताव को किस सदन में आना चाहिए, जबकि हमें पता है कि सरकार गिर जाती है इससे? लोकसभा में या राज्यसभा में? लोकसभा। और उसकी वजह क्या है, क्यों लोकसभा में आनी चाहिए, राज्यसभा में क्यों नहीं ले आ सकते? रीजन बताइए, क्यों लोकसभा में ही लाना चाहिए? ठीक है, एलएस समझ गया मैं, बहुत सारे लोगों ने आपने लिखा लोकसभा। लोकसभा ही क्यों, इसका लॉजिक क्या है? ठीक है, क्योंकि सरकार, मंत्रिपरिषद लोकसभा में होता है। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट आप लोग रिकॉल कर ही ले रहे हैं कि आर्टिकल 75(3) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं? लोकसभा के प्रति। ठीक है, इसलिए लोकसभा में, पॉपुलर हाउस में मंत्रिपरिषद के पास विश्वास होना चाहिए। अगर लोकसभा ने मंत्रिपरिषद पर से विश्वास खो दिया तो वो सरकार गिर जाएगी, और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही आ सकता है। यह ध्यान रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव कहां पर आएगा? लोकसभा में। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि 75(3) में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आकर सरकार को गिराया जा सकता है विपक्ष के द्वारा। दूसरी बात एकदम स्पष्ट है ना कि यह विपक्ष के द्वारा ही लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ ले आया जाएगा? सरकार के खिलाफ। तो कौन ले आएगा? विपक्ष ले आएगा। किस पर अविश्वास की बात हो रही है? कौन अपना किस पर क्लेम करेंगे कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन हम किसके खिलाफ ले आएंगे? सरकार के खिलाफ ले आएंगे, कार्यपालिका के खिलाफ ले आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कौन ले आएगा? विपक्ष लेकर आएगा। जब विपक्ष लेकर आएगा तो अब सवाल यह है कि भाई ये लिखा कहां गया है? अगर 75(3) में नहीं लिखा गया है तो कहां लिखा गया है? ये लिखा गया है लोकसभा के रूल ऑफ बिजनेस में, नियम संख्या रूल नंबर 198 में। ठीक है, रूल नंबर 198, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में ठीक से जिक्र किया हुआ है और उसके बारे में बताया हुआ है। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन संविधान में वर्णित है, तो स्पष्ट है कि संविधान के वर्णन में नहीं, संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं, और लोकसभा के नियमों में है। ठीक है, तो दरअसल ये परंपरा से उपजी हुई चीज है, ये पहले कहीं कोडिफाइड नहीं है, नहीं रहा है कि अगर हाउस का भरोसा खो दिया कार्यपालिका ने तो वो रिजाइन करना पड़ेगा। और कहां अब लिखा हुआ है? लोकसभा के रूल 198 में। ठीक, केवल लोकसभा में आएगा विपक्ष के द्वारा, यह स्पष्ट है। हर सत्र में केवल एक बार भी ही आएगा। यह बात बहुत ध्यान देने वाली है कि मान लीजिए
कि इस सत्र में एक बार आ गया अविश्वास प्रस्ताव, मान लीजिए 10 दिन के बाद विपक्ष ने कहा कि भाई एक बार और अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अविश्वास प्रस्ताव ले आने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आने के लिए कोई भी आधार जरूरी नहीं है, किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं। अब आधार जरूरी नहीं है बताना, तो जाहिर तौर पर भाई एक बार आया ठीक है, दूसरी बार फिर आ जाएगा, तीसरी बार फिर आ जाएगा, लेकिन ये एक सत्र में, एक सेशन में केवल एक ही बार लाया जा सकता है, ठीक है। और बहुत सुझाव ये भी है कि ये पूरे साल में एक बार लाया जाए, यानी तीनों सत्र मिला के एक बार ले आया जाए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सत्र में केवल, हर सत्र में केवल एक बार ले आया जा सकता है, और कम से कम इसमें 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी आधार जरूरी नहीं है, तो बिना किसी आधार के ले आया जा सकता है। और एक और बात यह है कि ये मैंने क्या कहा, लोग इसका रूट क्या है? आर्टिकल 75(3). आर्टिकल 75(3) क्या कहता है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी पर्टिकुलर मंत्री के खिलाफ नहीं आया है, वो पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ आया है। तो पूरी सरकार के खिलाफ आता है, ना कि किसी मंत्री के खिलाफ। सरकार पर भरोसा नहीं है ना, लोकसभा में सरकार ने भरोसा खो दिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भरोसा खो दिया है, मंत्रिपरिषद ने भरोसा खो दिया है। तो मंत्रिपरिषद मतलब कलेक्टिव तौर पर, सामूहिक तौर पर, किसी एक मंत्री की बात नहीं हो रही है। तो इससे ये ध्यान रखना है, कई बार हो सकता है स्टेटमेंट में ऐसी बात पूछ दे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, वो मंत्री के खिलाफ पेश नहीं होता, वो पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ पेश किया जाता है। जैसे निंदा प्रस्ताव है, ठीक है, सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव जो है वो पूरी सरकार की भी निंदा की जा सकती है, या फिर किसी मंत्री की भी निंदा की जा सकती है, तो वो किसी मंत्री की निंदा करने के लिए भी ले आया जा सकता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या करेगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी सरकार के अगेंस्ट ले आया जाता है। और दूसरा, ध्यान रखिए हमेशा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन साधारण बहुमत द्वारा पारित हो जाएगा जब, तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना अनिवार्य है। कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है कि आपको लगेगा कि भाई सरकार गिरने की बात है, इसमें तो 2/3 बहुमत चाहिए ही चाहिए। ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होने वाली चीज है। प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास कर गया, पारित हो गया, तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। और पहली बार 1963 में अविश्वास प्रस्ताव ले आया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया गया था, किसके खिलाफ? नेहरू गवर्नमेंट के अगेंस्ट। किसने इसको पेश किया था? आचार्य कृपलानी ने। ठीक है, तो 1963 में पहली बार इसको पेश किया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन को नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था आचार्य कृपलानी के द्वारा। लेकिन ध्यान रखिए कि आज तक नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी पास नहीं हुआ है, पारित नहीं हुआ है। अब बताइए इस स्टेटमेंट से कितने लोग सहमत हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आज तक पारित नहीं हुआ है, और कितने लोग असहमत हैं कि नहीं नहीं हमने सरकार गिरते सुना है, देखा है? बताइए जल्दी से कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार, मैं कह रहा हूं एक भी बार पारित नहीं हुआ है। इसके पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है? हुआ है सर, देखिए एक आया ना। कब हुआ है राजकुमार जी?
मोरारजी देसाई। ठीक है, कुछ लोग सहमत हैं, कुछ असहमत हैं, कुछ को का कहना है कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर गई थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी तक एक बार भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित नहीं हुआ है भारत में, आया 28 बार है। अब एक ट्रस्ट मोशन, इसी को हम कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, या इसको हम कह देते हैं विश्वास प्रस्ताव। नियमों में इसकी चर्चा नहीं है, संविधान में तो नहीं ही है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव दरअसल पक्ष के द्वारा लिया जाता है, यानी सत्ता पक्ष के द्वारा लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे विपक्ष के हाथ में एक टूल है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, सत्ता पक्ष के हाथ में भी एक टूल है अपना विश्वास ये साबित करना कि लोकसभा में सरकार बहुमत में है। इसको साबित करने के लिए विश्वास मत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सवाल है कि विश्वास मत का प्रयोग क्यों किया जाता है? सरकार क्यों अपने से इनिशिएटिव लेगी कि भाई हम तो जीत कर ही आए? सरकार तो जीत कर आई है ना, उसने सरकार बनाया है ना भाई, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, सरकार बनी है, तो उसको अब बीच में क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? दरअसल अगर बहुमत की सरकार है तब तो उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ती है जब गठबंधन सरकारें आती हैं। जब स्पष्ट बहुमत की सरकार है तब तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है उसको। जनरली इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब थोड़ी अस्थिरता की स्थिति होगी, जैसे गठबंधन की सरकारों में कई राजनीतिक दल आते हैं और कई सारे राजनीतिक दल होने की वजह से सबकी मनोकामना पूर्ण नहीं की जा सकती है, तो कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि नौबत ऐसी आ सकती है कि सरकार ट्रस्ट वोट के लिए जाए। या फिर आपको पता है कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो राष्ट्रपति उस गठबंधन को अगर बुला रहा है कि आकर साबित कीजिए बहुमत अपना और सरकार बना लीजिए, तो उसके लिए क्या टूल है? सरकार बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा? बहुमत साबित करना ही है, तो उसको ट्रस्ट वोट बोलते हैं। तो अभी तक जो सरकारें गिरी हैं वो ट्रस्ट वोट के चलते गिरी हैं, ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते। यानी कॉन्फिडेंस मोशन के चलते अभी तक सरकारें गिरी हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा बहुमत साबित करने के लिए एक उपकरण है ये, लोकसभा के प्रक्रिया नियम में इसका वर्णन नहीं है। अब तक विश्वास प्रस्ताव पारित न होने की वजह से कई सरकार गिरी हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की वजह से नहीं गिरी हैं, लेकिन विश्वास प्रस्ताव पारित न कर पाने की वजह से गिरी हैं। चरण सिंह की सरकार 1979 में जब गिरी, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट वोट का सामना नहीं किया था, यह बात ध्यान रखना है। तो चरण सिंह की सरकार में ट्रस्ट वोट का सामना उन्होंने नहीं किया। वीपी सिंह की सरकार 1990 में ट्रस्ट वोट हासिल न कर पाने की वजह से गिर गई। वाजपेयी गवर्नमेंट 1996 में बिना सामना किए ही 13 दिन की सरकार थी, बिना ट्रस्ट वोट का सामना किए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देवगौड़ा की सरकार 1997 में ट्रस्ट वोट में पारित नहीं करा पाई तो गिर गई, और वाजपेयी जी की सरकार 1999 में एक वोट से ट्रस्ट वोट पारित नहीं करा सकी तो हार गई, तो सरकार गिर गई। ठीक है, अब है सेंसर मोशन। जैसे एडजर्नमेंट मोशन हमने देखा, ठीक है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने देखा, ये सब कहां आ रहा है? सिर्फ लोकसभा में। वैसे ही निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ले आया जाता है, विशेष कारण देना इसमें अनिवार्य है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? एक तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में कारण बताना जरूरी नहीं है, जबकि यहां देखेंगे कि आपको निंदा करनी हो, मंत्री की निंदा करनी हो या फिर पूरी सरकार की निंदा करनी हो, तो आपको कारण बताना पड़ेगा, विशेष कारण देना अनिवार्य है। सरकार या फिर मंत्री या मंत्रियों का कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ
लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। पारित होने पर त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है। फिर अनियत दिन वाले प्रस्ताव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नो डे येट नेम्ड। इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्रस्ताव पेश किया गया, पीठासीन अधिकारी ने प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया है। प्रस्ताव पेश होता है तो जो लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा में सभापति उसको स्वीकार करता है। तो प्रस्ताव पेश कर दिया गया है, स्वीकार भी कर लिया गया है, लेकिन उस पर चर्चा के लिए तिथि डिसाइड नहीं है, डेट डिसाइड नहीं है, इसीलिए इसको अनियत दिन वाले प्रस्ताव कहते हैं। इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है, नो डे येट नेम्ड। मतलब प्रस्ताव पेश किया गया, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया पीठासीन अधिकारी द्वारा, लेकिन उस पर किस तिथि को, किस डेट को इस पर प्रोसीडिंग होगी ये तय नहीं हुआ है, चर्चा के लिए तिथि निर्धारित नहीं है। फिर एक है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, औचित्य प्रश्न। यदि सदन का संचालन नियमों के अनुसार नहीं चल पा रहा है, ऐसा लगता है अगर किसी सदस्य को, तो सदस्य सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है कि सदन नियमों के हिसाब से नहीं चल रहा है। जैसे लोकसभा के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, राज्यसभा के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, तो इन रूल्स के हिसाब से सदन का चलना जरूरी है। हो सकता है कभी सदन इसका अतिक्रमण कर दे, तो फिर सदस्यों के पास भी तो कोई टूल होना चाहिए। तो सदस्यों के पास है कि भाई पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर आए, औचित्य प्रश्न उठाएं कि सदन का संचालन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। और जनरली ये आरोप कौन लगाता है? विपक्ष लगाता है। तो प्रायः, मैंडेटरी नहीं है, प्रायः विपक्ष द्वारा ये यूज किया जाता है। फिर है मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव किसको कहते हैं? आपको पता है कि प्रत्येक चुनाव के बाद पहला सत्र जब होता है तो उसमें अभिभाषण किसका होता है? किचन कैबिनेट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। किचन कैबिनेट औपचारिक टर्म नहीं है, पहले तो ये समझिए। कैबिनेट औपचारिक टर्म है, आपातकाल के प्रोविजन में कैबिनेट का जिक्र संविधान में है। किचन कैबिनेट कोई औपचारिक फॉर्मल टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका सवाल ऐसे भी नहीं आता। और अगर आप इस सेंस में कहिएगा कि निंदा प्रस्ताव मंत्रियों के समूह के खिलाफ ले आया जा सकता है, तो ले आया जा सकता है। अगर उस किचन कैबिनेट में मंत्रियों का समूह अगर उसको कहेंगे तो ले आया जा सकता है। ध्यान रखिए, ऐसे किचन कैबिनेट में बहुत सारे एक्सटर्नल लोग भी रहते हैं, जरूरी नहीं है कि सब मंत्री हों। तो प्रत्येक चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उसकी शुरुआत में, हर वर्ष पहले सत्र की शुरुआत में पढ़ा था हमने कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन में हर चुनाव के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है और हर वर्ष जो पहला सत्र होता है उसकी शुरुआत में राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन में अभिभाषण देता है। ये अभिभाषण राष्ट्रपति अपने मन से नहीं देता, ये मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार अभिभाषण होता है। तो जनरली इसमें क्या होगा, सरकार ने अब तक जो कामकाज किया है और आने वाले समय में सरकार की क्या योजना है, ये राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में पढ़ते हैं, तो मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार होता है। सरकार द्वारा किए गए कार्य और भविष्य की योजनाओं का इसमें जिक्र होता है। और प्रस्ताव पारित ना होने का क्या अर्थ होगा? धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना होना, इसी को मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं। इसके बाद, इस अभिभाषण के बाद प्रस्ताव लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव। तो मोशन ऑफ थैंक्स अगर पारित नहीं हुआ तो इसका मतलब समझिए कि सरकार ने अपना समर्थन खो दिया है। ठीक है, तो फिर सरकार को साबित करना पड़ेगा कि लोकसभा में उसको बहुमत हासिल है, उसका समर्थन हासिल है। फिर है विलंबकारी प्रस्ताव। सदन की तत्कालीन जो गतिविधियां चल रही हैं उनमें देरी करने के लिए, उनको स्लो डाउन करने के लिए, उनको विलंबित करने के लिए प्रस्ताव ले आया जाता है, जिसको कहते हैं विलंबकारी प्रस्ताव। आधे घंटे की बहस, अब ये मोशन में नहीं है, ये अदर टूल्स में है। आधे घंटे की बहस का मतलब क्या हुआ कि जब हमने देखा है कि क्वेश्चन पूछा गया, जवाब दिया गया, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प समय वाले प्रश्न, प्राइवेट मेंबर से पूछे गए प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को जब पूछा गया तो उसका जवाब दिया गया। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि इन जवाबों से सामने वाला संतुष्ट हो ही जाए। तो कई बार ऐसे मैटर्स होते हैं कि इन जवाबों को सुनने के बाद सामने वाला संतुष्ट नहीं हुआ।
अब नहीं हुआ तो फिर कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जनरली सप्ताह में 3 दिन तक एक आधे घंटे की बहस का प्रोविजन है, जो पर्याप्त लोक महत्व के मुद्दे पर ही किया जा सकता है और पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर पहले से पूछे गए प्रश्न से संबंधित चर्चा आधे घंटे की जाती है। तो जनरली जब सेशन खत्म हो रहा होता है, मतलब उस दिन का जो की कार्यवाही खत्म हो रही होती है, सेशन नहीं, उस दिन की सिटिंग जब खत्म हो रही होती है, तो लास्ट में आधे घंटे के लिए इस बहस को रखते हैं। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 दिन के लिए रखते हैं। और ये ध्यान क्या रखना है, आधे घंटे की बहस हमेशा पहले पूछे गए प्रश्न और उसके जवाब से ही संबंधित होंगे। रैंडमली आधे घंटे की बहस में कोई नया टॉपिक लेके नहीं आएंगे। ऑलरेडी जो प्रश्न पूछा गया है और उसका जो जवाब दिया गया है उससे संबंधित ही आधे घंटे की बहस में मुद्दा उठेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, ये अनौपचारिक है। अल्पकालिक चर्चा, 2 घंटे की चर्चा, इसको अल्पकालिक चर्चा को 2 घंटे की चर्चा भी बोलते हैं। सप्ताह में 2 या 3 दिन किसी लोक महत्व के विषय पर इसमें चर्चा की जाती है, 1 से 2 घंटे की चर्चा की जाती है इसमें, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर है मोशन फॉर कॉलिंग अटेंशन नोटिस, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सदन का कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से, यानी पहले से ही उससे अनुमति ले ले, परमिशन ले ले, किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता है। इसमें कॉलिंग फॉर, मोशन फॉर कॉलिंग अटेंशन नोटिस, बेसिकली कॉलिंग अटेंशन नोटिस का मोशन है। ध्यानाकर्षण के लिए नोटिस दिया गया और ध्यान का खींचा किसका जाएगा, मंत्री का। किस मैटर पर खींचा जाएगा, जो बहुत ही जरूरी ऐसा मैटर है जिस पर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और विलंब नहीं किया जा सकता है, तो किसी मंत्री का ध्यान खींचने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले आया जाता है। ठीक है, मंत्री तुरंत चाहे तुरंत उत्तर दे दे, बाद में चाहे तो संक्षिप्त वक्तव्य अपना इस पर दे, यह अपेक्षित होता है। ध्यान रखिए कि यह भारत का नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में है। एक और कौन सा नवाचार हमने पढ़ा था, नो डे येट नेम्ड वाला नहीं समझ में आया। नो डे येट नेम्ड अंग्रेजी में इसका क्या मतलब हुआ, इस अंग्रेजी का हिंदी क्या हुआ, अभी तक कोई दिन निर्धारित नहीं है। कोई ऐसा प्रस्ताव जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया, पेश किया गया और पीठासीन अधिकारी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन उस पर चर्चा के लिए कोई डेट अभी फिक्स नहीं है, तो उसको नो डे येट नेम्ड कहेंगे। एक और कौन सा हमने देखा था जो भारतीय नवाचार था, जैसे हम कह रहे हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय नवाचार है, 1954 से अस्तित्व में है, लेकिन भारत ने ही शुरू किया है। तो वो कौन सा और एक प्रस्ताव था जिसको, प्रस्ताव नहीं, एक और कौन सा टूल था कार्यवाही का जो भारतीय नवाचार था, 0 आवर। 0 आवर भी भारत का नवाचार है। ठीक है, अब एक बच गया है रिजोल्यूशन, या फिर इसको कहते हैं संकल्प। देखिए, संकल्प और प्रस्ताव को आपस में बांटना थोड़ा टेढ़ी खीर है, क्योंकि दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, एक ही प्रकृति के। तो इसमें दरअसल अंतर जो है वो कंटेंट का है नहीं, ये अंतर इसकी प्रक्रिया में अंतर है। ये भी संकल्प भी टूल है जिससे संसद की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, प्रस्ताव भी उपकरण है जिससे संसद की गतिविधियों को गति देते हैं। लेकिन सवाल है कि दोनों के लिए 2 टर्म यूज है तो कुछ तो अंतर होगा ही। इतना स्पष्ट अंतर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंटेंट दोनों का कमोबेश एक ही जैसा है, लेकिन प्रक्रिया में अंतर है। प्रक्रिया में अंतर यह है कि प्रस्ताव जब हम ले आते हैं और संकल्प जब ले आते हैं, दोनों में क्या अंतर है। संकल्प बेसिकली संसद का ओपिनियन जानने की
के लिए ले आया जाता है। संसद का मत क्या है, राय क्या है? किसी प्रस्ताव पर सदन ने जो भी फैसला लिया, जो भी अपना मत दिया, किसी भी प्रस्ताव पर, किसी मोशन पर सदन का फैसला यानी सदन का मत या सदन की राय संकल्प है, रेजोल्यूशन है। या तो ऑर्डर होगा या फिर रेजोल्यूशन होगा। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो रेजोल्यूशन है, संकल्प है, वो संसद के ओपिनियन को जानने का, मत को जानने का एक टूल है। और हर एक रेजोल्यूशन दरअसल एक प्रस्ताव ही है, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, सब्सटैंटिव मोशन का ही पार्ट है। यानी प्रस्ताव के सर्कल में रेजोल्यूशन अंदर ही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रस्ताव के सर्कल में रेजोल्यूशन अंदर ही? क्योंकि हर रेजोल्यूशन पर मतदान होगा, वोटिंग होगी। जरूरी नहीं है कि सारे प्रस्ताव पर वोटिंग हो। प्रस्ताव का कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है जो अडॉप्ट बिना वोटिंग के भी किया जा सकता है, लेकिन रेजोल्यूशन, संकल्प, जिसको जो संसद का मत देने के लिए ही, मत जानने के का ही टूल है। मत जानने का मतलब विदाउट वोटिंग कैसे मत जानेंगे? तो इसलिए रेजोल्यूशन पर मतदान होगा, वोटिंग होगी, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा कि मत क्या है, राय क्या है सदन की। प्रस्ताव सारे ऐसे जरूरी नहीं है जिस पर, ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना वोटिंग के अडॉप्ट कर लें उसको, वैसा भी प्रोविजन है। कहने का मतलब यह है कि संकल्प और प्रस्ताव दोनों आपस में काफी ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन प्रक्रियागत अंतर है। संसद का ओपिनियन जानने के लिए, मत जानने के लिए संकल्प ले आया जाता है, और इसमें इसको एक तरीके से आप समझेंगे तो ये प्रस्ताव ही है। सारे संकल्प अपने आप में प्रस्ताव है, और सब्सटैंटिव प्रस्ताव है, मतलब ये किसी रेजोल्यूशन जो है वो किसी और मूल रूप में, सब्सटैंटिव मतलब मूल प्रस्ताव की तरह है, लेकिन इस पर वोटिंग होगी क्योंकि सदन की राय जानने का, मत जानने का ये टूल है, तो इस पर वोटिंग होती है। ठीक है। प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुआ, संसद में जब वोटिंग हुई, तो या तो वो ऑर्डर हुआ या रिजोल्यूशन हुआ, क्योंकि मत जब जाहिर कर दिया गया तो वो संकल्प हो गया। तो संकल्प बेसिकली प्रस्ताव के रूप में ही तो आया है। वोटिंग हो गई, संकल्प पारित हो गया। ठीक। 3 तरह के रेजोल्यूशंस होते हैं। कौन कौन से? सरकारी, गैर सरकारी, जिसको आप प्राइवेट मेंबर कहते हैं, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, और सांविधिक। स्टैट्यूटरी। सरकारी का मतलब क्या हुआ? किसी मंत्री के द्वारा ले आया गया संकल्प सरकारी हो जाएगा, सरकारी संकल्प हो जाएगा। गैर सरकारी मतलब मंत्री को छोड़कर बाकी जो सांसद ले आते हैं वो गैर सरकारी रेजोल्यूशन हो जाएगा। और सांविधिक का मतलब हुआ कि या तो इसकी चर्चा संविधान में है, ऐसे रेजोल्यूशन जो संविधान से आ रहे हैं, या फिर किसी ना किसी विधि के जरिए आ रहे हैं। विधि में किसी प्रोविजन है, किसी एक्ट में प्रोविजन है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, तो उसको कहेंगे सांविधिक। इसे
मंत्री भी पेश कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं पेश। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सरकारी तो निश्चित तौर पर सरकारी संकल्प मंत्री पास लेकर आएंगे, पेश करेंगे। गैर सरकारी प्राइवेट मेंबर जो रिजोल्यूशन होगा वो सांसद जो कि मंत्री ना हो वो लेकर आएंगे। सांविधिक का मतलब है कि ऐसे रिजोल्यूशन जिसका आधार संविधान के भीतर है या फिर किसी ना किसी एक्ट के भीतर उसका प्रोविजन है, और उसको मंत्री भी ले आ सकते हैं और गैर सरकारी मेंबर्स भी ले आ सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं सांविधिक। ठीक है, बात स्पष्ट है तो बता दीजिए, सब कुछ समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए, समझ में आ गया? सारी बातें समझ में आई? चलिए बताइए, समझ में आई बात तो जल्दी जल्दी बताइए कि समझ में आई बात। सर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आज तक पास ही नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस मोशन लाया ही क्यों गया, वो समझ नहीं आया। इन कॉन्फिडेंस मोशन से कैसे गिरती है गवर्नमेंट? चलिए ठीक है, समझते हैं अभी। बाकी लोग बताइए। यशराज जी आपका प्रश्न पढ़ लिया है मैंने, अभी बाकी लोगों से पूछ तो लें। चलिए ठीक है। छोटे थे तो स्कूल जाते ही होंगे, स्कूल गए? ठीक है, यशराज गए थे स्कूल? क्लासरूम है ये आपका, यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लास टीचर आए, यहाँ क्लास टीचर बैठा हुआ है, सबने अपनी अपनी कॉपी जमा की जिस पर उन्होंने होमवर्क किया है, सबने कॉपी जमा कर दी। आपने क्या किया, अपने दोस्त की कॉपी जमा कर दी, क्योंकि आपने तो होमवर्क बनाया नहीं। अब आपने होमवर्क नहीं बनाया था तो आपके, चलिए मेरे दोस्त से समझ लीजिए, आपको बुरा लग सकता है। मान लीजिए मेरा नाम है अमृत और मेरे दोस्त का नाम है अमित, तो मैंने क्या किया कि अमित वाली कॉपी में बीच में आर लगा के अपनी कॉपी जमा कर दी, अमृत हो गया। ठीक है, अगले दिन लेकिन उनको शिकायत मिली, टीचर को पता चल गया। दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो टीचर को पता चले, वो क्लासरूम में आए और आपसे कहें कि भाई साबित करो कि तुमने चोरी नहीं की, तुमने गलत नहीं किया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप को डाउट हो चुका है कि टीचर आएंगे मुझसे पूछेंगे, टीचर के कुछ भी बोलने से पहले आप अपने सीट पर खड़ा हुए, आपने बोला कि मैं साबित करना चाहता हूं, टीचर ने पूछा नहीं अभी आपसे, मैं साबित करना चाहता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ठीक है, समझ में बात आ गई? मतलब क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि टीचर ने पूछा, मतलब विपक्ष ने आप पर क्वेश्चन रेज किया कि सरकार ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है, अविश्वास प्रस्ताव ले आया। ठीक है, दूसरा ये हुआ कि सरकार ने खुद ही कहा, बिना किसी के कहे, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं, गठबंधन की सरकार है, 4 लोग भाग गए हैं, वोटिंग में 3 लोग नहीं आए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक से, छुट्टी पर चले गए हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस गड़बड़ हुई हैं, कुछ खेल हुआ है,
कोई वोटिंग से गठबंधन की सरकार है, कई सारे दल हैं, डर है कि भाई फूट पड़ गई है। अभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित किया गया, लाया गया है, पेश नहीं किया गया है, लेकिन ये डर हो गया है। सरकार ने खुद ही से आगे बढ़ के कहा कि भाई हम साबित करना चाहते हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, क्योंकि डिबेट्स तो बाहर खूब चल रहे हैं। बताइए यशराज जी, बात समझ में आई? दोनों में अंतर सिर्फ यह है कि यहां विपक्ष ने रेज किया है, एक प्रस्ताव लेकर आई है विपक्ष कि भाई सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, साबित कीजिए। यहां भी साबित किया जा रहा है, लेकिन यहां विपक्ष ने नहीं कहा है, यहां सरकार खुद कर रही है। और जैसा मैंने बताया कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है तब तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन मान लीजिए कोalition की गवर्नमेंट है, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया है जो 12-13 दलों से मिलकर अपना बहुमत साबित करने वाला है, तो उसके लिए एक टूल है ना कि भाई उसको साबित करना पड़ेगा। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रस्ट मोशन ही कहेंगे ना। यशराज जी, समझ में आ गई बात? इस वाले एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा टेक्निकल आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझिए, ठीक है? यहां क्लास टीचर ने आपसे पूछा है कि आपको साबित करना होगा आपने चोरी नहीं की है या गलत नहीं किया है। यहां क्लास टीचर ने कुछ भी नहीं पूछा है, बस क्लासरूम में हल्ला चल रहा है। क्लासरूम में हल्ला है कि भाई क्लास टीचर को पता चल गया है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। यहां आपने खुद ही उठकर टीचर के आते कहा कि मैं साबित करना चाहता हूं कि मैंने जो कल कॉपी दिखाई थी वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है? अगर टीचर ने पूछा है आपसे कि भाई साबित कीजिए कि आपने कल चोरी नहीं की थी, विपक्ष ने अगर सरकार से कहा है, प्रस्ताव लेकर आई है कि साबित कीजिए कि आप सदन में बहुमत रखते हैं, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव है, सरकार पर अविश्वास जताया गया है। और अगर आपने खुद ही उठ के कहा है कि भाई मैं साबित करना चाहता हूं कि मेरे पास बहुमत है, मैंने गलत नहीं किया है, तो ये कॉन्फिडेंस मोशन है, यानी सरकार विश्वास साबित करना चाहती है कि लोकसभा में सरकार यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी विश्वास में है। ठीक है? तो इस एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई हो। स्पष्ट है? चलिए, और एक डाउट हो गया, सर जी गवर्नमेंट को पता है कि बहुमत नहीं है हमारे पास, तो खुद ही क्यों ले आती है कॉन्फिडेंस मोशन? खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों? अभी आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे, जैसे ये डाउट होगा कि जब विपक्ष को पता है कि सरकार प्रचंड बहुमत में है तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों? इन सब का जवाब तलाशिए, यही जिज्ञासा बनी रहे आपकी, और इन जिज्ञासाओं को खोजिएगा तो बढ़िया रहेगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।